दोस्तों, मैं शशि सिंह आज आपको हिंदी साहित्य का आदिकाल बताऊंगी कि हिंदी साहित्य में आदिकाल की क्या भूमिका है। आदिकाल में हिंदी साहित्य की रचनाएं कैसी हुई, तो सबसे पहले जानते हैं कि आदिकाल की परिस्थितियों के बारे में कि आदिकालीन क्या क्या परिस्थितियां थीं जिसके कारण हिंदी साहित्य का विकास हुआ। तो इन परिस्थितियों में यानी कि जो साहित्य लिखा जाता है वह मानव समाज की भावनात्मक स्थिति और गतिशील चेतना की अभिव्यक्ति है। साहित्य के द्वारा ही पता चलता है कि किस समय समाज की क्या परिस्थितियां और क्या मांग थी। तो सबसे पहले जानते हैं परिस्थितियों के बारे में। तो पहली जो परिस्थिति है वो है राजनीतिक स्थिति। ये देखिए राजनीतिक स्थिति। तो राजनीतिक स्थिति में हिंदी साहित्य की दृष्टि से आदिकाल का जो समय था वो राजा हर्षवर्धन के शासनकाल से माना जाता है। यानी कि हर्षवर्धन को भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा जाता है और इसका शासनकाल 606 ईस्वी से 647 ईस्वी तक माना जाता है। कहने का ये मतलब है कि हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कोई शक्तिशाली साम्राज्य न रहा। जो साम्राज्य था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। छोटे छोटे जो राज्य थे वो राज्य के जो शासक थे वो आपस में युद्ध करने लगे और युद्ध का कारण शासकों का मिथ्या अभिमान था, यानी कि झूठा घमंड था और एक दूसरे राज्य की सुंदर कन्याओं का अपहरण करना तथा मनोरंजन के समय शौर्य प्रदर्शन मात्र था। मतलब एक दिखावापन था। धीरे धीरे फिर 11वीं और 12वीं शताब्दी में ऐसे मतलब क्रम चला 606 ईस्वी से 11वीं शताब्दी तक। लेकिन 11वीं शताब्दी तक आते आते फिर शासकों का साम्राज्य बढ़ा। जैसे दिल्ली में तोमरों का शासन हुआ, अजमेर में चौहानों का शासन हुआ और जैसे उसी में पृथ्वीराज चौहान आते हैं, और गढ़वाल में कन्नौजों का शासन हुआ, यानी कि शक्तिशाली साम्राज्य स्थापित हो गया। कहने का मतलब कि 1150 ईस्वी तक अजमेर के शासक ने, ये जो अजमेर के शासक थे पृथ्वीराज चौहान, उन्होंने दिल्ली, झांसी और हिमाचल का जो क्षेत्र है, पंजाब का जो क्षेत्र है, उसमें अपना राज्य फैला दिया। लेकिन पृथ्वीराज चौहान विदेशी आक्रमण के प्रति जागरूक नहीं थे। उसी समय विदेश से बाहरी अरबों का आक्रमण भारत पे होना शुरू हो गया। लेकिन उस समय जो यहाँ के भारत के जो शासक थे, जो हिंदू वर्ग के शासक थे, वो विदेशी आक्रमणों पर नहीं ध्यान दिए। जो विदेश से आ रहे थे लोग, वो लोग क्या अपना फैलाव कर रहे थे उस पर ना ध्यान देकर ये लोग आपस में ही लड़ना मरना कटना इन लोगों का था। जिसका कारण ये हुआ कि कन्नौज के राजा जो जयचंद थे वो षड्यंत्र किए पृथ्वीराज चौहान के प्रति, और जो गौरी थे उन षड्यंत्र के द्वारा जो गौरी थे, तो पृथ्वीराज चौहान और गौरी में युद्ध हुआ जिसमें पृथ्वीराज चौहान पराजित हुए और मारे गए। तो इसी के आधार पर ये चंद्रबरदाई ग्रंथ लिखा गया है। चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो ग्रंथ की रचना की है। वो अजमेर के शासक जो थे पृथ्वीराज चौहान, उन्हीं से संबंधित ये ग्रंथ है। और जो दिल्ली में, इसी प्रकार से दिल्ली में तुर्कों की सल्तनत स्थापित हो गई, यानी दिल्ली में तुर्कों का शासन हो गया और धीरे धीरे उत्तर भारत में फैलने लगा। कहने का मतलब ये कि अगर उस युग में सारे राज्य सम्मिलित होकर विदेशी आक्रमणों का सामना किए होते, पूरे भारत के जो राजा थे जो आपस में लड़ मर रहे थे, वो अगर एक हो करके और बाहरी जो आते थे उनसे अगर सामना किए होते, तो शायद आज भारत का मानचित्र आज कुछ और ही होता। तो ये रहा आपकी राजनीतिक स्थिति। अब जानते हैं धार्मिक स्थिति के बारे में कि आदिकाल में धार्मिक स्थिति क्या थी। तो धार्मिक स्थिति में ईसा की जो 6वीं शताब्दी तक देश की धार्मिक वातावरण शांत तथा विभिन्न धार्मिक संप्रदायों में मेल जोल था। यानी कि वैदिक यज्ञ करना, मूर्ति पूजा, जैन और बौद्ध धर्म की उपासना पद्धतियाँ एक साथ चल रही थी, कोई उसमें भेदभाव नहीं था। लेकिन 6वीं शताब्दी में तो सही से चली, लेकिन वही जब 7वीं शताब्दी आई, यानी कि 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी का युग आध्यात्मिक पतन, चिंतन, पाखंड और वृद्धि का युग था। इन सबों की वृद्धि हो रही थी। इसी समय काल में बौद्ध धर्म का पतन हुआ, इसी समय काल में, और ब्राह्मण धर्म का पुनरुत्थान हुआ, यानी कि जो वैदिक संस्कृति थी फिर इसमें ये फली फूली और इस्लाम धर्म का प्रवेश हो गया। इसी समय अरबों ने आक्रमण किया, अपने राज्य का विस्तार किया, जिसके कारण इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। यानी कि शैव मत और बौद्ध मत का जो प्रभाव था उस धर्म ने एक नया रूप ले लिया।
उस टाइम में जो शैव मत थे और जो बौद्ध मत थे, उन लोगों का जो प्रभाव था वो उस धर्म में भी परिवर्तन हुआ और वो एक नया रूप ले लिया। इसी से नाथ पंथ का उदय हुआ और अपभ्रंश में लिखित 84 सिद्धों और नाथ पंथियों का साहित्य बौद्ध धर्म में विकृत संप्रदायों की क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का परिचय है। ये हुआ आपकी धार्मिक स्थिति। अब आते हैं सामाजिक स्थिति के बारे में। जान लीजिए कि सामाजिक स्थिति, आदिकालीन सामाजिक स्थिति क्या थी। तो जिस युग में धर्म और राजनीति की हीन दशा हो, उसमें उच्च सामाजिकता की विशेष आशा नहीं की जा सकती। यानी कि जनता शासन तथा धर्म दोनों ओर से निरक्षित होती जा रही थी। जो वहाँ भारत की जो जनता थी वो शासन तथा धर्म दोनों ओर से निरक्षित होती जा रही थी। उच्च वर्ग के लोग भोग करने के लिए थे, जो धनी थे वो भोग विलास में लिप्त थे, और जो निर्धन वर्ग के लोग थे वो श्रम करने के लिए, परिश्रम उनका मेन हो गया था, मानो कि वो परिश्रम करने के लिए ही पैदा हुए हों। और नारी जो थी वो भोग और क्रय विक्रय और अपहरण की वस्तु मानी जाने लगी। इस समय जो नारी थी उनकी बहुत हीन दशा थी, वो भोग और क्रय विक्रय और अपहरण की वस्तु मानी जाती थी। अब आते हैं साहित्यिक स्थिति पे कि आदिकालीन साहित्यिक स्थिति क्या थी। तो आदिकाल में साहित्य सृजन की 3 धाराएं प्रभावित हो गई थी। जो प्रथम प्रवाह था वो संस्कृत साहित्य का था, जो एक परंपरा के साथ विकसित हो रही थी। यानी कि 6वीं से 11वीं शताब्दी तक कन्नौज और कश्मीर संस्कृत साहित्य रचना के केंद्र में रहे, जिसमें मुख्य कवि थे जो थे वो आनंद वर्धन थे, अभिनव गुप्त थे, कुंतक थे, क्षेमेंद्र थे, भोज थे, देव थे, ममट्य थे, राजशेखर थे, विश्वनाथ थे, भवभूति थे, श्रीहर्ष थे, जयदेव थे। इसी युग की देन थे। ये जितने कवि हैं ये इसी युग की देन है। संस्कृत साहित्य की प्रधानता राज प्रवृत्तियों को सूचित कर रही थी। यानी कि संस्कृत के जो कवि और लेखक थे वो तत्कालीन परिस्थितियों से अधिक प्रभावित नहीं हुए। दूसरा जो प्रभाव था वो दूसरे प्रभाव का साहित्य प्राकृतिक और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। साहित्यिक स्थिति में जो दूसरा प्रभाव था वो प्राकृत और अपभ्रंश में लिखा जा रहा था। यानी कि प्राकृतिक अपभ्रंश, जैन कवियों ने गुजरात में रहकर अनेक पुराणों को अपभ्रंश में नए रूप प्रस्तुत किए, जिसमें स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, क्षेमेंद्र जैसे जैन कवियों ने जो साहित्य प्रस्तुत किया वो अपनी साहित्यिकता के कारण श्रेष्ठ था। यानी अपभ्रंश धर्म की भाषा बन गई थी। जो ये अपभ्रंश भाषा थी वो धर्म की भाषा बन गई थी। यहाँ से एक क्वेश्चन भी बनता है कि जैन मत का प्रसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था। ये जैन जो थे, जैन धर्म के, तो जैन मत का प्रसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक था, तो वो गुजरात है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तीसरा जो प्रभाव था वो हिंदी भाषा में लिखा जाने वाला साहित्य था। हिंदी जनता की मानसिक स्थितियों एवं भावनाओं का प्रतिनिधित्व कर रही थी। अब आते हैं सांस्कृतिक स्थिति पे। ये जो सांस्कृतिक स्थिति है आदिकालीन, इसके बारे में जान लीजिए कि आदिकाल हिंदू और मुस्लिम संस्कृतियों के परस्पर मिलन का काल था। यानी कि हर्षवर्धन के समय में हिंदू संस्कृति प्रत्येक क्षेत्र में उन्नत के चरम शिखर पर था। उसमें राष्ट्रव्यापी एकता और जाति गौरव प्राप्त हो चुका था। जो हिंदी थी उसको राष्ट्रव्यापी एकता और जाति गौरव प्राप्त हो चुकी थी। किंतु देश के भाग्य की विडंबना देखिए कि उसी समय महमूद गजनवी जैसे आक्रांताओं की विजय आकांक्षा का कोपभाजन बन गया। ये भारत जो था, क्योंकि महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था और उसका मुख्य जो उद्देश्य था वो धन दौलत लूटना और इस्लाम धर्म का प्रसार करना था। इसका परिणाम यह हुआ कि जो हिंदू संस्कृति थी वो धीरे धीरे मुस्लिम संस्कृति से प्रभावित होने लगी। जैसे जिस समय जो धर्म रहता है या जो कल्चर आता है उसका प्रभाव देखने को मिलता है। जैसे इस टाइम में हम लोग पाश्चात्य जो कल्चर है उससे प्रभावित हैं, ठीक उसी प्रकार से जब भारत में मुस्लिम आए और मुस्लिमों का शासन हुआ, वर्चस्व उनका हुआ, तो उनका जो धर्म था वो प्रभावित किया, क्योंकि अपना भारत तो हिंदू प्रधान देश था। लेकिन जो मुस्लिम धर्म था, जो मुस्लिम संस्कृति थी, उससे ये हिंदी संस्कृति जो थी वो प्रभावित होने लगी और हिंदी नरेशों के राज दरबार में मुस्लिम कलाएं प्रवेश पाने लगी। ये हुआ सांस्कृतिक स्थिति। अब आइए जानते हैं आदिकालीन की विशेषताएं और प्रवृत्तियाँ। यानी कि आदिकाल के साहित्य की क्या विशेषताएं थी और क्या परिस्थितियाँ थी या प्रवृत्तियाँ थी।
तो पहला जो विशेषता है वो है आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा। उस समय कवियों ने अपने ये जो आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्तिपूर्ण प्रशंसा, यानी कि उस समय कवियों ने अपने आश्रयदाता का मतलब जान लीजिए कि जिनके दरबार में रहते थे, जिन राज्यों में इन्होंने आश्रय लिया था, उसी को आश्रयदाता कहते हैं। तो उस समय कवियों ने अपने आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्ति यानी कि बढ़ा चढ़ाकर प्रशंसा किए थे, पूर्ण प्रशंसा करते थे, क्योंकि उन्हीं के दरबार में रहते थे। तो जाहिर सी बात है, जहाँ हम रहेंगे वहाँ का तो यशोगान गाना ही पड़ेगा। तो ये जहाँ रहते थे उन्हीं राजाओं का यशोगान किए। तो इन्होंने आश्रयदाता राजाओं की अतिशयोक्ति, उन्हें बढ़ा चढ़ा कर प्रशंसा की। इन्होंने कभी भी राजा को पराजित या कायर नहीं दिखाया। कोई भी साहित्य उठा के पढ़ लीजिए, उसमें ये नहीं दिखाया गया है कि कौन सा राजा ने क्या किया, उसका क्या असर पड़ा, क्योंकि उसमें सिर्फ उनकी प्रशंसा हुई है। लेकिन इतिहास दिखाता है कि किस राजा ने क्या चूक की, उसका क्या परिणाम हुआ। लेकिन हिंदी में जो साहित्य रचना हुई है वो आदिकालीन, उसमें इन्होंने कभी राजा को पराजित या कायर नहीं दिखाया है। दूसरी जो बात है वो स्वर्ण मुद्राओं के लोभ में इन कवियों ने राजाओं का झूठा यशोगान भी किया है। कहीं कहीं ऐसा भी मिलता है। इनका जो रचना है वो देख लीजिए, जैसे पृथ्वीराज रासो है जो चंद्रबरदाई किए हैं, खुमाण रासो है जो दलपत विजय किए हैं। अब आते हैं युद्धों का सजीव यथार्थ वर्णन। ये देखिए, युद्धों का जो सजीव और यथार्थ वर्णन था, इसका एक कारण यह भी था कि इन राजाओं के कवि युद्ध में राजाओं के साथ भाग लेते थे। जब युद्ध होता था तो वहाँ कवि जाके देखते थे, यानी कि यथार्थ देखते थे कि कौन से राजा कैसे युद्ध कर रहे थे, और उनका सजीव उस घटना ये देखते थे, उसका ये प्रत्यक्ष वर्णन करते थे। यानी कि युद्ध में भाग लेते थे और सभी घटनाओं को प्रत्यक्ष देखते थे और उसका यथार्थ वर्णन करते थे। तीसरा जो है वो वीर काव्य तथा श्रृंगार रस का वर्णन। ये जो तीसरा है वो वीर काव्य तथा श्रृंगार रस का वर्णन। आदिकालीन जो साहित्य है उसमें वीर रस तथा श्रृंगार रस की प्रधानता थी। जैसे वीर काव्य में पृथ्वीराज रासो है, खुमाण रासो है, विजयपाल रासो है, कीर्ति पताका है। वहीं श्रृंगार काव्य में बीसल देव रासो आता है। छंदों की विविधता का प्रयोग किए हैं। आदिकालीन साहित्य में छंदों की विविधता का प्रयोग पाया जाता है। छंदों की विविधता के लिए यह काल सर्वोपरि है। इसमें प्रमुख छंदों का प्रयोग किया गया था, जैसे दोहा, रोला, टोटक, तोमर, छप्पे, गाथा, आर्या आदि। अब आते हैं डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग किया था। आदिकालीन साहित्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग ज़्यादा हुआ था। डिंगल मूलतः मारवाड़ी बोली या शैली है, यानी कि जो डिंगल भाषा है या पिंगल, ये राजस्थानी है। राजस्थान में तो मारवाड़ी बोली राजस्थान में बोली जाती है, यानी कि राजस्थानी और अपभ्रंश से मिलकर डिंगल भाषा बनी थी और अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर पिंगल भाषा बनी थी। यानी डिंगल शैली और पिंगल शैली का जिसका उत्थान हुआ था डिंगल शैली और पिंगल शैली की, तो ये दोनों, जो डिंगल शैली थी वो अपभ्रंश और राजस्थानी भाषा से मिलकर बनी थी, और जो पिंगल शैली थी वो अपभ्रंश और ब्रज भाषा से मिलकर बनी थी। तो इसमें इनके काव्य में डिंगल और पिंगल भाषा का प्रयोग ज़्यादा पाया जाता है, इनकी जो रचनाएं हैं उसमें। अब आते हैं अंतर्विरोध का काल। अब देखिए अंतर्विरोध का काल, तो आदिकाल अंतर्विरोध, मतभेद और विभिन्नताओं का काल है। इस काल में एक ही कवि के एक ही काव्य में अंतर्विरोध खोजा जा सकता है। जैसे विद्यापति इसका एक अच्छा उदाहरण है, क्योंकि विद्यापति को शैव तथा वैष्णव दोनों माना जाता है। अब आइए सातवां जो है, ये देखिए कि आदिकालीन जो साहित्य थी वो स्त्री केंद्रित साहित्य भी कहा जाता है। आदिकालीन साहित्य में की विशेषताएं स्त्री केंद्रित साहित्य भी था। इस काल में युद्धों का कारण स्त्रियां थी। अक्सर इसमें जितना साहित्य उसमें ज़्यादातर यह है कि युद्धों का जो कारण है वो स्त्रियां ही बनी हैं, और परस्पर वैमनस्य का कारण भी स्त्रियां ही थीं। अब आते हैं अलंकार योजना। आदिकालीन साहित्य में कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ था, तो इस काल में मुख्यतः अतिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग देखने को मिलता है। इसके अलावा उपमा, रूपक तथा उत्प्रेक्षा का भी प्रयोग मिलता है। अब आते हैं प्रबंध काव्य एवं मुक्तक काव्यों का समावेश। प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्यों का समावेश, तो वीर गाथाएं दो रूपों में उपलब्ध थी, वीर गीतों के रूप में और प्रबंध काव्यों के रूप में। जैन अपभ्रंश में चरित्र काव्यों की प्रधानता है, तो पृथ्वीराज रासो एक महान वीर गाथात्मक चरित्र काव्य है। तो इसमें प्रबंध काव्य और मुक्तक काव्य दोनों की प्रधानता है। वहीं बीसल देव रासो एक मुक्तक वीर गीतों का स्वरूप है। तो आपने जाना
हिंदी में आदिकालीन साहित्य की प्रवृत्तियाँ एवं विशेषताएं। अब जानते हैं हिंदी कालीन साहित्य के प्रमुख दोष। अभी तक तो आपने विशेषता जाना, अब जानिए कि आदिकालीन साहित्य के प्रमुख दोष। तो आदिकालीन साहित्य के जो प्रमुख दोष हैं वो है ऐतिहासिकता का अभाव। आदिकालीन साहित्य में ऐतिहासिकता का अभाव है, क्योंकि इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता पर इसके अंदर जो चरित्र लिखे गए थे वह इतिहास से लिए गए थे, परंतु उनके विषय में जो जानकारी दी गई वह तर्क संगत नहीं है, यानी कि इतिहास से संबंधित नहीं है। इतिहास की अपेक्षा कल्पना की प्रधानता इसमें ज़्यादा है। अब आते हैं अप्रमाणिक रचनाएं। इसका दोष जानिए, अप्रमाणिक रचनाएं। इस युग में राजाओं ने अपने राज्य को ही इस काल की रचनाओं की प्रामाणिकता का संदेह है, यानी कि यह संदिग्ध है। इन रचनाओं के समय काल में शताब्दी का अंतर देखने को मिलता है, यानी कि 100 वर्षों का अंतर देखने को मिलता है, इसलिए अप्रमाणित है। अब आते हैं राष्ट्रीयता का अभाव। आदिकालीन साहित्य के प्रमुख दोष में राष्ट्रीयता का अभाव। तो इस युग में राजाओं ने अपने राज्य को ही राष्ट्र समझ रखा था, यानी कवियों के लिए राज्य का वही राज्य, यानी कि कवियों के लिए जो राजा था वही राज्य या राष्ट्र था। राजाओं का आपसी संघर्ष राष्ट्रीयता के अभाव का कारण बन गया। ये लोग आपस में ही लड़ते रहते थे, ये एक राज्य दूसरे राज्य को ही अपना राष्ट्र समझता था। तो अब आते हैं जनजीवन के चित्रण का अभाव। जनजीवन के चित्रण का अभाव। तो चारण कवियों ने इस काल में अपने आश्रयदाता राजाओं की झूठी प्रशंसा की है, जिसके कारण उन्होंने समाज के लिए अपने कर्तव्यों को भुला दिया। तो ये जनजीवन का चित्रण है यह। अब आइए जानते हैं आदिकालीन साहित्य की समय सीमा की। आदिकालीन साहित्य की समय सीमा क्या थी? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन साहित्य की समय सीमा 1050 विक्रम संवत से 1375 विक्रम संवत तक मानते हैं, यानी कि 993 ईस्वी से 1314 ईस्वी तक माना जाता है। और राजा मुंज और राजा भोज के समय से लेकर अंतिम सीमा राजा हमीर देव के पीछे तक माना जाता है। तो आदिकालीन साहित्य की समय सीमा ये हुई। अब जानते हैं आदिकालीन साहित्य की अंतिम सीमा क्या थी। जो आदिकालीन साहित्य है उसकी अंतिम सीमा क्या थी? तो जॉर्ज ग्रिशन ने आदिकाल की अंतिम सीमा, जो ये जॉर्ज ग्रिशन है वो आदिकाल की अंतिम सीमा 1400 ईस्वी तक मानते हैं। वहीं मिश्र बंधु आदिकालीन की अंतिम सीमा 1387 ईस्वी मानते हैं। वहीं रामचंद्र शुक्ल आदिकालीन साहित्य की अंतिम सीमा 1398 ईस्वी मानते हैं। वहीं रामाशंकर शुक्ल आदिकालीन साहित्य की अंतिम सीमा 1343 ईस्वी तक मानते हैं। तो आपने जाना। अब जानिए आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों द्वारा, कि आदिकाल का नामकरण विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या नाम से संबोधित किया है। अक्सर यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है, तो ये जान लीजिए कि आदिकाल का नामकरण कौन कौन विद्वानों ने क्या क्या किया है। तो आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रिशन ने कहा है। आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रिशन ने कहा है। आदिकाल को प्रारंभिक काल मिश्र बंधुओं ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। आदिकाल को वीरगाथा काल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। ये जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। उसके बाद वीरगाथा युग जो है आदिकाल का, वीरगाथा युग, आदिकाल को वीरगाथा युग के नाम से, देखिए वीरगाथा काल रामचंद्र शुक्ल कहे हैं, लेकिन वहीं वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास जी कहते हैं। वीर काल जो है विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कहते हैं। आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। आदिकाल को आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। संधि एवं चारण काल राम कुमार वर्मा ने कहा है। सिद्ध एवं सामंत काल राहुल संस्कृत्यायन ने कहा है। बीज बप्पन काल महावीर प्रसाद मिश्र ने कहा है। अपभ्रंश काल महावीर प्रसाद द्विवेदी हैं। ये महावीर प्रसाद द्विवेदी है, ये द्विवेदी जी हैं। अपभ्रंश काल है धीरेन्द्र वर्मा ने कहा है। अंधकाल जो है कवि कुलश्रेष्ठ ने कहा है। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा है। तो आदिकाल के विभिन्न नाम विभिन्न विद्वानों ने विभिन्न प्रकार से कहा है। आदिकाल को संक्रमण या परिवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। आदिकाल को संक्रमण काल या परिवर्तन काल राम खिलावन पांडे ने कहा है। प्रारंभिक एवं उन्मेष काल डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। शैशवावस्था रामाशंकर शुक्ल रसाल ने कहा है। अब जानते हैं
आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण, कि आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण कितने भागों में किया गया है। तो आदिकालीन साहित्य को 7 भागों में विभक्त किया गया है। अपभ्रंश साहित्य, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, रास साहित्य को जैन साहित्य भी कहा जाता है, रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है, लौकिक गद्य साहित्य और लौकिक पद साहित्य। तो थोड़ा थोड़ा इस बारे में जान लीजिए कि अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत कौन से आते हैं। तो अपभ्रंश साहित्य के अंतर्गत जो है वो स्वयंभू, ये जो अपभ्रंश है इसको ध्यान से सुनिएगा, स्वयंभू, पुष्पदंत, धनपाल, अब्दुल रहमान जो इंदु उर्फ योगिंदर कहा जाता है, राम सिंह, हेमचंद्र, लक्ष्मीधर आदि कवि ये अपभ्रंश साहित्य के अंदर आते हैं। अब आते हैं सिद्ध साहित्य। सिद्ध साहित्य के अंतर्गत, सिद्ध साहित्य को बौद्ध साहित्य भी कहा जाता है और सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 सिद्ध कवि आते हैं, जैसे सरहप्पा, सबरप्पा, लुयप्पा, डोगिप्पा, कहप्पा आदि। अब आते हैं नाथ साहित्य। नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथों की संख्या 9 मानी जाती है। नाथों की संख्या देखिए, सिद्ध साहित्य के अंतर्गत 84 आते हैं, 84 कवि आते हैं और नाथ साहित्य के अंतर्गत नाथों की संख्या 9 मानी जाती है, जिसके अंतर्गत पहले जो हैं वो गोरखनाथ हैं, दूसरे भीमानाथ हैं, तीसरे नागार्जुन हैं, चौथे चरपटनाथ हैं, पाँचवें सत्यनाथ हैं, छठवां जो हरिश्चंद्र नाथ हैं, सातवां जालंधर नाथ हैं, आठवां मलयार्जुन हैं और 9वां जड़भरत हैं। तो पहले जो हैं वो गोरखनाथ हैं और जो अंतिम है वो जड़भरत हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब आते हैं रास साहित्य। रास साहित्य को जैन साहित्य भी कहा जाता है, रास साहित्य को जैन साहित्य भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत शालिभद्र सूरी, जिनधर्म सूरी, विजय सिंह सूरी, देवसेन, अज्ञात, प्रज्ञा तिलक, सारमूर्ति, कनकामर मुनि, सोमभद्र सूरी, विजयाभद्र और जिनदत्त सूरी। देखिए, जिन धर्म सूरी भी आते हैं और जिनदत्त सूरी भी आते हैं, ब्रजसेन सूरी आदि कवि आते हैं इसके अंतर्गत। अब आते हैं रासो साहित्य। रासो साहित्य या चारण साहित्य। रासो साहित्य को चारण साहित्य भी कहा जाता है। चारण का मतलब होता है कि जो नाच गाना करते हैं और उन्हीं में से जो पढ़े लिखे थे वो रचना करने लगे तो उनको भाट कहा गया। जो नाच गाना नाचते थे, गाते थे, उनको चारण कहा गया और उन्हीं में से जो विद्वान थे, जो पढ़े लिखे थे, वो धीरे धीरे रचना करने लगे और उन्हीं को भाट कहा जाता था ये रासो साहित्य में। तो इनके अंतर्गत जो है वो चंद्रबरदाई आते हैं, नरपति नल, जगनीकी, दलपति विजय, सारंगधर, नल सिंह भाट, श्रीधर, मुकुटधर भट्ट और केदार भट्ट आदि कवि आते हैं। ये रासो साहित्य के अंदर। अब आते हैं लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के अंतर्गत रोड़ा कवि, पंडित दामोदर, ज्योतिश्वर ठाकुर आते हैं। लौकिक साहित्य में 3 गद्य रचनाएं देखने को मिलती हैं। अब आते हैं लौकिक पद साहित्य। ये जो है लौकिक पद साहित्य में, लौकिक पद साहित्य जो है, लौकिक पद साहित्य के अंतर्गत जो कवि आते हैं वो इस प्रकार से: क्लोर कवि जिन्हें कुशल लाभ भी कहा जाता है, विद्यापति, मधुकर कवि, भट्ट केदारनाथ, अज्ञात और अमीर खुसरो और बंसीधर। तो ये जो 7 वर्गीकरण हुआ है आदिकालीन साहित्य का जो वर्गीकरण हो 7 रूपों में और 7 रूपों का अलग अलग वर्णन। तो आगे के वीडियो में मैं अपभ्रंश साहित्य में कितनी रचनाएं हैं, कितने कवि हैं, फिर सिद्ध साहित्य में कितनी रचनाएं हैं, किस रचना में क्या व्याख्या हुई है, इन सभी के बारे में अगले वीडियो में बताऊंगी। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या आता है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि वीरगाथा काल को किस विद्वान ने आदिकाल नाम दिया है? तो वो है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल को क्या कहा? तो सिद्ध सामंत काल कहा। तीसरा क्वेश्चन ये बनता है कि हिंदी वीर काव्य के रचयिता का नाम बताइए। तो टीकर सिंह तोमर हैं। फिर अगला क्वेश्चन ये बनता है कि किस लेखक ने आदिकाल को संधिकाल और चारण काल कहा था? तो राम कुमार वर्मा ने।